के नाम पर हम अक्सर ढेर सारी पॉलिसीज खरीद लेते हैं और इस चक्कर में जो सही इंश्योरेंस होता है उसे हम छोड़ देते हैं। इंश्योरेंस का मतलब निवेश नहीं होता है, बल्कि जोखिम से बचने के लिए एक कवर के तौर पे हमें इसे लेना चाहिए। योर मनी पर आज हमारा फोकस होगा केवल इंश्योरेंस पर। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। देखते हैं क्या है खास आज योर मनी में। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस क्लेम भरते समय किन चीजों का रखें ध्यान, कैसे करें पॉलिसी सरेंडर, इंश्योरेंस पॉलिसी में निवेश कितना फायदेमंद, और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है policyx.com के फाउंडर नवल गोयल। नवल, आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं और यहाँ पर हम जुड़ना चाहेंगे हमारे पहले दर्शक से, जो कि शोभा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार शोभा, बताएं आपका सवाल क्या है। हाय, मेरा सवाल ये है कि मेरे ब्रदर ने एक ट्रेडिशनल प्लान लिया था LIC का। जी बोलिए। एक्चुअली फिर मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप ऑनलाइन प्लान लीजिए। तो आपने उन्हें सजेस्ट किया कि वो ऑनलाइन टर्म प्लान ले, यानी एक प्योर इंश्योरेंस कवर लें, है ना? एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। बिकॉज LIC के प्लान में जीवन आनंद हाउस प्लान का नाम, और उसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा था। बिल्कुल। और सम एश्योर्ड सिर्फ 5 लाख था। बिल्कुल। यहाँ पे इन्हें इस प्लान के जरिए ना इन्हें एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है और ना ही इन्हें इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। ये एक ट्रेडिशनल पॉलिसी है। मुझे बताइए, जीवन आनंद कब लिया है इन्होंने? सॉरी, जीवन आनंद कब ली इन्होंने? मई 2010 में। 2010 में, ठीक है। और अब निकलने का मन है, क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली उन्होंने ऑलरेडी लास्ट प्रीमियम नहीं भरा है। बिकॉज मैंने उनको मना कर दिया और उनको बोला कि जितना अपन इसमें दे रहे हैं प्रीमियम, तो उतने में आपको आराम से एक ऑनलाइन टर्म प्लान मिल जाएगा विद 1 करोड़ सम इंश्योरेंस। बिल्कुल। तो ठीक है। अब सवाल ये कि हम उसको सरेंडर करना चाह रहे हैं। सो आई डोंट नो द प्रोसीजर, सो जस्ट वांट टू नो द प्रोसीजर हाउ टू सरेंडर अ जीवन आनंद पॉलिसी। जरूर आपको बताएंगे कि जीवन आनंद पॉलिसी को सरेंडर करने के पीछे क्या करना चाहिए, अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है। नवल, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि सरेंडर वैल्यू जो है वो 3 साल अगर आपने पूरी तरह से प्रीमियम भरा है तो उसके बाद आपको जो सही सरेंडर वैल्यू है वो मिल जाती है। 2010 में इन्होंने पॉलिसी खरीदी थी। अब ये इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं और इसके बजाय ऑनलाइन टर्म प्लान लेना चाहते हैं। मुझे बताइए कि कैसे इन्हें करना चाहिए, जो इनकी वैल्यू होगी वो क्या होगी? जी, तो इनको 30% ऑफ दी बेसिक प्रीमियम जो इन्होंने दिया है वो मिल जाएगा एज अ सरेंडर वैल्यू, और उसमें फर्स्ट ईयर का प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता है, तो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम के बैक इनको 30% मिल जाएगा। और इसके अलावा इनका काफ़ी सही डिसीजन है, टर्म प्लान लेना ही चाहिए, क्योंकि इनको अराउंड सेम प्रीमियम में 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाएगा। सरेंडर का प्रोसेस सिंपल है। LIC के कोई भी ब्रांच में जहाँ से इन्होंने खरीदा हो या एजेंट के थ्रू जिनसे इन्होंने खरीदा हो, वहाँ पे जाके ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा इनको, जो कि ब्रांच में अवेलेबल होगा। वो फॉर्म भरने के पश्चात इनको सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ के अंदर इनको जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो मिल जाएगी। तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि LIC है तो कोई इशू आना ही नहीं चाहिए। सरेंडर वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, जो कि गारंटीड 30% आपने जो बेसिक प्रीमियम भरा है उसका 30% आपको दे दिया जाएगा। और इसके बजाय ऑनलाइन टर्म प्लान ये लेना चाहती हैं अपने भाई के लिए, तो कौन सा प्लान आप इनको रेकमेंड करेंगे नवल? सो ऑनलाइन टर्म प्लान में इनके पास काफ़ी ऑप्शंस है। मैं सजेस्ट करूँगा कि इनको ऑनलाइन इंश्योरेंस कंपैरिजन पोर्टल में कंपेयर करें। जैसे HDFC के क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान्स है, या रिलायंस का ई-टर्म प्लान है, या मतलब काफ़ी अच्छी कंपनीज के ऑनलाइन टर्म प्लान्स है। एडलवाइज टोक्यो का प्लान है, तो जिसमें भी इनको प्रीमियम रीजनेबल पड़ता हो और
सम एश्योर्ड अच्छा मिल रहा हो वो प्लान ये चूज कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान आप लेना चाहते हैं ऑनलाइन, आपके पास काफ़ी सारी वैरायटी होगी, लेकिन टर्म प्लान लेने से पहले आपको बता दें कि अपनी जितनी भी हेल्थ हिस्ट्री है उसको सही तरह से आपको दिखाना होगा, यानी सही जानकारी आपको देनी होगी ताकि आगे चलकर क्लेम सेटलमेंट में किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो शोभा, क्या आपका और कोई सवाल है? Ma'am, actually, I was thinking for 2 plans. Like one is Religare and the other one is PNB MetLife. So which is can you recommend any one of them? आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रही हैं? Term plan. आपको रेलिगेयर और मेडिलाइफ का टर्म प्लान आप सोच रही हैं लेने के लिए? Yeah, PNB MetLife and Religare. ओके, नवल, दोनों में से कौन सा प्लान बेहतर होगा, या आपको लगता है कि दोनों ही सही है? ये अपनी क्षमता के मुताबिक जो भी ये प्रीमियम भरना चाहती हैं उसके मुताबिक ये टर्म प्लान ले सकती हैं? एगॉन रेलिगेयर और पीएनबी मेटलाइफ दोनों ही अच्छी कंपनीज है, लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा कि बाकी कंपनीज को ये इग्नोर ना करें। HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट बहुत अच्छा प्लान है, एडलवाइज टोक्यो के अच्छे प्लान्स हैं। पोर्टल में आप एक ही बार में 10-15 कंपनीज का कंपैरिजन कर सकते हैं और जो आपको प्रीमियम बेस्ट लगे, जो आपको फीचर्स बेस्ट लगे वो ले लें। 2 कंपनीज को अपने को 2 कंपनीज में रिस्ट्रिक्ट ना करें। चलिए शोभा, तो यहाँ पर रेलिगेयर और पीएनबी मेटलाइफ का आप कंसिडर कर रही है, लेकिन इसके अलावा HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लस भी कंसिडर करने का ऑप्शन आपको नवल के जरिए दिया जा रहा है। जो भी प्रीमियम आपको सूट करे उसी प्रीमियम का आप टर्म प्लान ले सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी के जरिए आपको सवालों के जवाब मिल गए होंगे और इंश्योरेंस की कड़ी में आगे अगला सवाल लेते हैं हम प्रकाश का। नमस्कार प्रकाश जी, बताएं कहाँ से बोल रहे हैं आप और आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज में कौन कौन सी पॉलिसीज खरीदी हुई है, मुझे ये बताइए। गुड इवनिंग, मैं प्रकाश जैसल बोल रहा हूँ जोधपुर से। जी पूछिए। एक्चुअली मैंने 99-2000 में जो पॉलिसी खरीदी की हुई है, मतलब प्रीमियम कंटिन्यू चल रहा है। उसमें जीवन श्री, न्यू जीवन श्री, चिल्ड्रंस मनी बैक पॉलिसी, जीवन आनंद और 1-2 पॉलिसीज है ऐसी। ओके, मैंने मेल किया है आपको। जी, आपने काफ़ी सारी पॉलिसीज यहाँ पे ले रखी है, जिनके नाम आपने हमें दिए हैं वो लगभग 4 से 5 पॉलिसीज हैं। आपने निवेश के लिहाज से इंश्योरेंस को क्यों कंसिडर किया हुआ है प्रकाश जी? क्या आपको किसी ने रेकमेंड की थी ये सारी पॉलिसीज, या आपने खुद रिसर्च करके आपको लगा कि ये इन्वेस्टमेंट का, निवेश का सबसे बेहतर तरीका है कि आप इंश्योरेंस में लगा दीजिए पैसा? नहीं, ऐसा नहीं, दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ माय जॉइनिंग सर्विस। उस पीरियड की बात है, 15 इयर्स बैक। तो वो तो रिप्लेसमेंट तो इतना माइंड में था नहीं, जस्ट नया सर्विस था, तो वो कंटिन्यू किया है पॉलिसी। नाउ आई रियलाइज कि दैट इज रॉन्ग थिंग, क्योंकि उसमें कुछ बढ़ नहीं रहा है उसमें। बिल्कुल, लगभग 15 साल हो चुके हैं आपने ये सारी पॉलिसीज ली हुई है। आपके सवाल का जवाब देते हैं हम, आप बताते हैं आपको क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने म्यूचुअल फंड में भी अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है और लगभग 10 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश है, या आप SIP के जरिए ये अमाउंट निवेश कर रहे हैं? थोड़ा सा कुछ SIP है और धीरे धीरे ऐसे जैसे आते गए उसे डालते गए। इट इज नॉट एग्जैक्टली डिसिप्लिन नहीं कह सकते, थोड़ा ऐड करते गए थे। ओवरऑल 10 लाख का कॉर्पस है आपका? हाँ, 10 लाख एग्जैक्ट टोटल नहीं है, थोड़ा सा 10 लाख के आसपास से होगा। ठीक है, तो नवल, ये हम कह सकते हैं एक एग्जैक्ट केस है जो हम अक्सर कहते हैं दर्शकों को कि इंश्योरेंस में आपको निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि इंश्योरेंस को एज अ रिस्क कवर आपको खरीदना चाहिए। प्रकाश जायसवाल ने खुद ये बात मानी है कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से या टैक्स बचाने के लिहाज से ही से इन तमाम इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश किया हुआ है। अब 15 साल हो चुके हैं, 4 से 5 इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं इनके पास, क्या करना चाहिए? तो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, अगर ये कंटिन्यू करें तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनके जो भी चार्जेस हैं वो ऑलरेडी लग चुके हैं। मोस्ट ऑफ द चार्जेस जो इनिशियल फेजेस में लगते हैं वो ऑलरेडी लग चुके हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 10-15 साल से इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बाकी ये बोलूँगा कि एडिशनल पैसा जो है वो सिर्फ ये म्यूचुअल फंड्स में ही लगाएं, क्योंकि रिस्क कवर ऑलरेडी इनका कवर हो चुका है। और बाकी अगर ये चाहे तो एक टर्म प्लान ज़रूर लें, क्योंकि टर्म प्लान से इनको काफ़ी रिस्क कवर मिलेगा, जो शायद ये जो इन्होंने एंडाउमेंट पॉलिसी
पॉलिसीज ले रखी है वो इनको सफिशिएंट रिस्क कवर नहीं दे पाएगी। एब्सोल्युटली, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये अपना निवेश बढ़ाएं और एक अपने लिए टर्म प्लान ले जो कि एक प्योर रिस्क कवर है। इन पॉलिसीज में से निकलना क्या जरूरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें यहाँ प्रीमियम ये भरेंगे तो इनका पैसा, इसकी वजह अगर ये निवेश करें तो ज्यादा मुनाफा होगा। जी, तो अगर ये इन पॉलिसीज में प्रीमियम देना बंद कर दें तो वो भी कर सकते हैं या फिर इनको एग्जिट भी कर सकते हैं, इनके ऊपर है। अगर इनको लगता है कि एडिशनल पैसा है तो वो टर्म प्लान ले लें। मेरे ख्याल से प्रकाश जी, क्या आप इन पॉलिसी में से निकलना चाहेंगे? पॉलिसी से मेरा क्वेश्चन वही है कि पॉलिसी से निकल ठीक रहेगा या इसे मैंने स्टॉप करके प्रीमियम पे करना स्टॉप कर दिया तो उसका क्या डिसएडवांटेज है और क्या फायदा होगा, वही मुझे जानना चाह रहा था। इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग प्रीमियम आई शुड डिपॉजिट इन द म्यूचुअल फंड डायरेक्टली। बिल्कुल नवल, एक क्लियर कट इनको टेक अवे देना होगा कि इन्हें क्या करना है इन तमाम पॉलिसीज में से। ये निकलने के लिए भी तैयार हैं, अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं दूसरे इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में। आपसे क्लियर कट में राय चाहूंगी कि इन्हें क्या करना चाहिए, एज एन एक्सपर्ट बताइए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये इन पॉलिसी से बाहर आके एक टर्म प्लान खरीदें और बाकी पैसे ये म्यूचुअल फंड्स में लगा दें। बिल्कुल प्रकाश जी, आपकी जो ईयरली इनकम है उससे 10 से 12 गुना ज्यादा का आप टर्म प्लान खरीद लीजिए। इन तमाम पॉलिसीज में से आप निकल जाइए। 15 साल आपको हो चुके हैं, आप पेड अप कर दीजिए, प्रीमियम आगे नहीं भरिए। आपको चाहिए तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आगे से इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप निवेश मत कीजिए और आप चाहें तो म्यूचुअल फंड या और भी जो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है उनके जरिए अपनी निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा और प्रकाश जायसवाल की तरह अगर आप भी इंश्योरेंस से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने नाम के साथ। आप चाहें तो अपना सवाल हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर आइएगा mf@moneycontrol.com पर। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आज हमारा फोकस है इंश्योरेंस पर और आपके तमाम सवालों को जवाब देने के लिए हमारे साथ है नवल गोयल policyx.com से। और अब हम रुख करते हैं हमारे आज के मुद्दे की ओर, जो है इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम अक्सर एक बहुत बड़ी दुविधा हो जाती है, जहां पर अगर आपने सही जानकारी नहीं दी है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में काफी दिक्कत होती है। चाहे अगर आप वो टर्म प्लान की बात करें जो कि प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, या आप कोई हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ कवर के क्लेम की बात करें। तो नवल, मुझे ये बताइए, एक एक करके दोनों मुद्दों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले हेल्थ क्लेम्स को लेकर अक्सर किस तरह की दिक्कतें सामने आती है और कहां से? जी कविता, पहले की बात कुछ और थी। आजकल वैसे क्लेम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रॉब्लम तब आती है जब किसी ने अपने हेल्थ डिक्लेरेशन सही नहीं किया हो। जैसे किसी को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है बट उसने प्रपोजल फॉर्म में लिख दिया कि उसको कोई डिजीज़ नहीं है, या ब्लड प्रेशर हाई रहता है और वो प्रपोजल फॉर्म में लिख देता है कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। तब जाके दिक्कत आती है क्योंकि वो बाद में पकड़ा जाता है और फिर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि क्लेम नहीं मिलेगा। अदरवाइज आजकल मोस्ट ऑफ द टाइम्स कैशलेस क्लेम्स मिलते हैं। मोस्ट कंपनीज कैशलेस फैसिलिटी ऑफर करती है, तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बस पॉलिसी लेते वक्त ये इंश्योर करें कि अगर मेडिकल टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड है तो मेडिकल टेस्ट करवा के वो पॉलिसी लें, और नहीं तो भी डिक्लेरेशन सही करें और अपनी एज, स्मोकिंग हैबिट्स वगैरह सब कुछ हकीकत जो भी है वो प्रपोजल फॉर्म में इंक्लूड करवाएं। मुझे ये बताइए कि जब पॉलिसी हाथ में आती है तो उन टर्म्स और कंडीशंस में हमें क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, या क्या वो मैटर पढ़ना चाहिए जिनसे हमें इंश्योरेंस क्लेम को लेके तमाम चीजें समझ में आ जाएं? जी, आई थिंक मोस्ट ऑफ द मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि वो एक्सक्लूजन्स पढ़े पॉलिसी में। कुछ पॉलिसीज़ में जैसे सर्टेन डिजीज़ेस एक्सक्लूडेड होती है, या फिर कुछ डिजीज़ में लिमिट्स होती है। फॉर एग्जांपल, अगर ओवरऑल सम एश्योर्ड 2 लाख का है बट कुछ डिजीज़ होंगी जिसमें सिर्फ 30,000 तक की लिमिट है, तो वो लिमिट्स वगैरह अगर पॉलिसी होल्डर को पहले से पता है तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन सही रहेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि उसको लगता है कि हर डिजीज़ में 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो हर डिजीज़ में वही मिलेगा, या फिर जो एक्सक्लूडेड है वो उसको पता नहीं होती और बाद में जब वो क्लेम लेने जाता है तो पता चलता है कि ये एक्सक्लूडेड है पॉलिसी में। तो
आई थिंक एक्सक्लूजन्स और लिमिट्स, ये दो चीज़ें वो ध्यान रखें। ऐसा कई बार होता है, हमने देखा हुआ है कि हेल्थ पॉलिसीज में जब हम लेते हैं, हेल्थ क्लेम्स लेते हैं, तो कुछ बीमारियां कुछ सालों के बाद कवर होती हैं। कौन सी बीमारी होती हैं वो और कैसे उनका पता लगाना चाहिए? प्रपोजल फॉर्म क्या अच्छे से पढ़ना चाहिए जो हमें किट मिलता है पॉलिसी लेते वक्त? ये मोस्टली प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस जो होती है, जैसे किसी को पर्टिकुलर डिजीज़ है तो वो डिजीज़ वो 4 साल बाद कवर होती है और किसी पॉलिसी में 3 साल बाद। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही डिजीजेस होती हैं जो एग्जिस्टिंग डिजीजेस है पॉलिसी होल्डर की। ओके, तो यानी अगर आप हेल्थ प्लान ले रहे हैं, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो लिमिट्स और एक्सक्लूजन्स पे आपको ध्यान देना होगा, और जिसका मतलब ये है कि कौन कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स या डिजीजेस कवर्ड नहीं है वो डॉक्यूमेंट्स में रहती हैं जो आपको ध्यान से पढ़नी है। और साथ ही जो लिमिट है, यानी एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए आपको इतने ही पैसे मिलेंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही अपनी हेल्थ हिस्ट्री और हेल्थ चेकअप को आप इग्नोर नहीं कर सकते जब आप कोई हेल्थ पॉलिसी या हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो। नवल, अब बात करते हैं हम प्योर लाइफ इंश्योरेंस की, यानी टर्म प्लान जब अमूमन हम लेते हैं तो हेल्थ हिस्ट्री हमेशा हम कहते हैं कि आपको सही जानकारी इसकी देनी चाहिए। स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, आपकी लाइफस्टाइल हैबिट्स आपको सही तरीके से क्लेम करनी चाहिए, उनकी जानकारी देनी चाहिए ताकि क्लेम सेटलमेंट में कोई इशू ना हो। अक्सर लोग जब लेना चाहते हैं टर्म प्लान तो क्लेम सेटलमेंट को देखकर ही डिसाइड करते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म प्लान लेना चाहिए या नहीं। ये क्राइटेरिया कंसिडर करना कितना सही है? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, क्योंकि कंपनीज के पास जितने क्लेम आ रहे हैं उसमें से कितने क्लेम वो एक्सेप्ट कर रही है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको वो बताता है, तो जितना हायर होगा उतना ही अच्छा है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। एब्सोल्युटली जी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो यहाँ पर पॉलिसी होल्डर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो एक उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि क्लेम रिजेक्ट ना हो, इसीलिए वो अपनी हेल्थ हिस्ट्री सही तरह से दे। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रीमियम डिपेंड करता है काफ़ी हद तक उस पे भी कि वो स्मोकर है या नॉन स्मोकर है, उसकी एज पे या उसकी लाइफस्टाइल हैबिट्स पे। अगर वही गलत लिखा है तो कल को इंश्योरेंस कंपनी ये क्लेम कर सकती है कि उन्होंने प्रीमियम उस हिसाब से लिया था कि ये अज्यूम करते हुए कि वो स्मोकर नहीं है, और अगर स्मोकर निकला तो वो ये बोल सकते हैं कि हम क्लेम नहीं देंगे। तो इन सब चीज़ों को इम्पॉर्टेंट है कि वो एकदम हकीकत जो भी है वो मेंशन करें। पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म में स्पेसिफिक ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन सब क्वेश्चंस का वो सच्चाई से जवाब है। क्लियरली अपनी हेल्थ हिस्ट्री आप सही तरह से जब आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट ले रहे हो तो उसमें लिखवाएं, अपनी हेल्थ हिस्ट्री सही रखें ताकि अगर आप ताकि क्लेम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो लिमिट और एक्सक्लूजन्स पे आपको ध्यान देना होगा। इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंश्योरेंस से जुड़े सवाल जवाब का ये सिलसिला जारी रहेगा, बने रहें। आज हमारा फोकस इंश्योरेंस पर है और अगला सवाल इंश्योरेंस पर पूछ रहे हैं राजीव गुप्ता। नमस्कार राजीव जी, बताएं कहां से बोल रहे हैं आप, क्या सवाल है? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। पूछिए। और मेरा जो इंश्योरेंस का सवाल है वो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड है। ओके। हाँ, तो मैंने इस समय वो लिया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस अपोलो म्यूनिक। ठीक है। हाँ, तो मुझे ये पूछना है कि मैं अपोलो म्यूनिक में बना रहूं या मैं किसी और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस लूं जिसमें कैपिंग नहीं हो वेरियस कैटेगरीज के अंदर। तो या मैं ये मैक्स ड्यूपा लूं या मैं कोई और दूसरा कोई मेडिकल इंश्योरेंस लूं। ठीक है। हाँ। और कोई सवाल? नहीं, बस यही था। ठीक है। नवल गोयल हमारे साथ शो पे आज जुड़े हुए हैं। नवल ये बताएं कि हम इनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। ये सोच रहे हैं कि ये मैक्स पूपा हेल्थ इंश्योरेंस ले ले या ऐसी कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले जिसमें कैपिंग ना हो। हमने थोड़ी देर पहले यही बात की थी कि कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज में स्पेसिफिक डिजीज को लेकर कैपिंग की जाती है, लिमिट तय की जाती है। तो ऐसे में क्या इन्हें अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस में बने रहना चाहिए?
जी, मैं सजेस्ट करूंगा कि अपोलो म्यूनिक में बने रहे। अपोलो म्यूनिक काफ़ी अच्छी कंपनी है और मतलब स्पेशलाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लेयर है और उनके प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर्ड टू अदर कंपनीज। तो ये कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि किसी डिजीज़ वाइज इनको कैपिंग की ज़रूरत, मतलब कुछ डिजीजेज इनको लगता है कि उनको कैपिंग नहीं चाहिए, तो ये स्पेसिफिक प्लान इवेल्युएट कर सकते हैं मैक्स बूपा का या रेलिगेयर का या स्टार हेल्थ का। बट अपोलो म्यूनिक मेरा सजेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्लान है जो इन्होंने ले रखा है, तो कंटिन्यू करना ही सबसे बेटर रहेगा। राजीव जी, क्या आप कोई खास स्पेसिफिक हेल्थ डिजीज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, कोई हेल्थ इशू के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी पॉलिसी या जिसकी कैपिंग है इस पॉलिसी में? नहीं, मुझे तो ऐसा जो मुझको बीमारी है उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की तो जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेकिन कैपिंग ऐसे होती है कि कोई भी आपको रूम रेंट इतने का होगा या ये सर्जिकल प्रोसीजर में इतने पैसे आप खर्च कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस हो जिसमें कैपिंग कम से कम हो इन वेरियस कैटेगरीज। नवल, समय कम है, आपको लगता है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए भी इनको अपोलो म्यूनिक में रहना चाहिए? जी, अगर इनको कैपिंग रिमूव करवानी है तो डेफिनेटली प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा इनको और उसी हिसाब से प्लान के रेट्स होंगे। तो अगर ये कैपिंग को लेके इतना कंसर्न है तो डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, बट यही है कि इनका प्रीमियम काफ़ी बढ़ जाएगा उसके साथ। चलिए, तो आपको प्रीमियम ज़्यादा देना होगा कैपिंग को कम करने के लिए या हटाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। नवल, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। और योर मनी में इतना भी, लेकिन आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं twitter@kavita.th व्हाट्सएप पर और साथ ही email ID mf@moneycontrol.com पर भी। नमस्कार।